नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है उषा कुशवाहा की लिखी कहानी कुलबोरन। एक आग्रह है, किसी भी कहानी की आत्मा या सारांश कह लीजिए, कहानी के अंतिम भाग में ही होती है। इसलिए कृपया कहानी को पूरा सुनें और आनंद लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी कुलबोरन। रमेश जी अखबार में छपे अपने बेटे की तस्वीर देख हर्षित हो रहे थे। मैट्रिक के एग्जाम में पूरे ज़िले में अव्वल आने के कारण आज अखबार में उसकी तस्वीर छपी है। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। ट्रिंग ट्रिंग। उन्होंने अखबार धीरे से एक ओर सरकाते हुए फ़ोन उठाया। प्रणाम भैया, दिनेश बोल रहा हूँ। अपना राकेश पूरे ज़िले में फर्स्ट आया है। बधाई हो, नाम रोशन कर दिया हमारे इस बेटे ने। दिनेश शायद आगे भी कुछ बोलता रहा, पर रमेश जी कुछ सुन नहीं पाए, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया। जाने कितनी देर फ़ोन का रिसीवर पकड़े निर्निमेष से यूं ही खड़े रहे और कब बेख्याली में ही आकर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। पूरे 1 साल बाद आज दिनेश का फ़ोन आया है। उसके द्वारा कहे गए शब्द नाम रोशन कर दिया हमारे बेटे ने रमेश जी के दिलो दिमाग में एक हलचल सी पैदा कर रही है। बीता हुआ कल उनकी आँखों में पूरी तरह सजीव हो उठा है। यहीं इसी बरामदे में बेचैन से खड़े थे वे, जब इसी तरह अचानक आए किसी चक्रवाती तूफान सी फ़ोन की घंटी बज उठी थी। हाँ, वो फ़ोन उनके लिए किसी भयंकर तूफान से कम साबित नहीं हुआ था। उस एक फ़ोन ने, उस एक रात ने उनके जीवन में बहुत कुछ बदल दिया था, बहुत कुछ। अपने किशोर उम्र के इकलौते बेटे राकेश के इंतज़ार में रमेश जी बेचैनी से बरामदे में चहलकदमी करते हुए मन ही मन सोच रहे थे, शाम के 7 बज रहे हैं, सुबह का निकला, अब तक घर नहीं लौटा, कुछ बता कर भी तो नहीं जाता, जाने कहाँ भटक रहा है अब तक। तभी लगातार बज रही फ़ोन की घंटी ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। घंटी जोर जोर से और लगातार बजे जा रही थी। उफ, कौन है भाई, इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है, कहते झुंझलाते कमरे में आकर उन्होंने फ़ोन का रिसीवर उठाया था। हेलो हेलो, कौन? क्या आप राकेश शर्मा के बाप बोल रहे हैं? बेहद अपमानजनक लहजे में पूछा गया। हाँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ, पर आप हैं कौन और ये किस लहजे में? मैं पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर चौधरी बोल रहा हूँ। लहजा और लियाकत सिखाइए अपने सपूत को, जो इस वक्त लॉकअप में है। बेटा टपोरी, बाप लहजे की बात करता है। क्या राकेश पुलिस स्टेशन में? कैसे, कब, किया क्या है उसने? हेलो हेलो, सुनिए सुनिए। रमेश जी हेलो हेलो करते ही रहे, उधर से फ़ोन काट दिया गया। रिसीवर रख कर वे धम्म से पलंग पर बैठ गए। घड़ी भर को उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें। आँखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर स्वयं पर संयत रखते हुए उन्होंने अपने छोटे भाई दिनेश को फ़ोन लगाया। पुलिस स्टेशन का नाम आते ही पूरी बात सुने बगैर ही दिनेश बोल पड़ा, बस अब यही बाकी रह गया था। अब तो मुझे उसे अपना भतीजा कहते हुए भी शर्म आता है। अगर आप चाहते हैं उसे छुड़ाने के लिए मैं पुलिस स्टेशन जाऊं या कोई सिफारिश करूं, तो सॉरी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। समाज में मेरी अपनी इज्जत है, 4 लोगों के बीच उठना बैठना है। नाक कटवा दी इस लड़के ने, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। स्वयं तो पढ़ न सका, दूसरे को नकल करवाने चला है।
कुलबोरन कहीं का। उस ओर से कट चुके फोन का रिसीवर पकड़े रमेश जी कुछ देर तक स्तब्ध से खड़े ही रह गए थे। आज उनके कानों में बार बार पिता द्वारा कहे शब्द गूंज रहे थे। कुलदीपक है मेरा बेटा रमेश, इसी के बदौलत आज मैं इतने बड़े अफसर का पिता बन सका हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मेहनत भले दिनेश ने किया हो, पर रमेश के त्याग और सहयोग के बिना यह कभी संभव न था। रमेश जी के आंखों के सामने बीता हुआ पूरा 20 साल घूम गया। जब रमेश जी ने फर्स्ट डिवीज़न से इंटर पास किया था, पिताजी को रिजल्ट दिखाते हुए उन्होंने खुशी खुशी कहा, पिताजी अब मैं बड़े शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसके अच्छे नंबर से पास होने की ढेर सारी बधाई देने के बाद बेहद दुखी और मायूस स्वर में पिताजी ने कहा था, बेटा यदि यह संभव हो पाता तो सबसे अधिक खुशी मुझे ही होती, पर मैं मजबूर हूँ। इस छोटी सी प्राइवेट नौकरी से तुम 4 भाई बहनों की पढ़ाई, घर का खर्च, ऊपर से तुम्हारी दीदी की शादी, मैं बिल्कुल खाली हाथ हो चुका हूँ बेटे। फिर 1-2 साल में तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम कोई नौकरी ढूंढो। हाँ, रीना की शादी के बाद हम दोनों मिलकर दिनेश को खूब पढ़ाएंगे। दिनेश तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा दाहिना हाथ। छोटे की भलाई के लिए बड़ों को त्याग करना ही पड़ता है बेटा। वैसे परिवार में कोई एक पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए तो पूरे परिवार का नाम, उसका स्तर स्वयं ही ऊंचा हो जाता है। अपने सपने को यूं टूटता बिखरता देख उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर पिता के स्वर में छिपे अफसोस भरे आग्रह को वह टाल न सके। उन्होंने तय किया, वे पढ़ नहीं सके तो क्या, दिनेश को अवश्य इंजीनियर बनाएंगे। सच ही तो कह रहे हैं पिताजी, दिनेश मेरा छोटा भाई है, मेरा दाहिना हाथ। वे घर के बड़े हैं, पिता का हाथ बटाना उनका फर्ज है। उन्हें अधिक प्रयास नहीं करनी पड़ी। अच्छे अंक और मृदु स्वभाव के कारण जल्दी ही एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। अधिक आय के लिए उन्होंने शाम को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर की स्थिति में सुधार आने लगा। देखते देखते छोटी बहन रीना का ब्याह भी हो गया। अब माँ को एक बहू की ज़रूरत महसूस होने लगी, सो जल्दी ही उनकी भी शादी हो गई। पत्नी नीतू जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी। पति के कर्तव्यों को अपना कर्तव्य मान पूरे मनोयोग से निभाती रही। सास ससुर की सेवा, पति का ख्याल और लाडले देवर की फरमाइश, सब कुछ स्वयं के कंधों पर उठा लिया था उसने। 2 साल बाद जब पुत्र राकेश का जन्म हुआ और उधर दिनेश का इंजीनियरिंग में दाखिला, दो खुशी एक साथ पाकर रमेश जी निहाल हो उठे। उन्होंने और अधिक ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। कभी कभी जब उनका मित्र सूरज उनसे मिलने आता, जो इंजीनियरिंग कर दूसरे शहर में अच्छी नौकरी कर रहा था, उन्हें समझाता, यह क्या बात हुई यार, भाई की पढ़ाई के लिए तूने अपना कैरियर बिल्कुल ही बर्बाद कर लिया। माना पिता का हाथ बटाने के लिए तुझे नौकरी करनी पड़ी, पर शाम की ट्यूशन की जगह प्राइवेट से अपनी पढ़ाई भी तो जारी रख सकता था। भाभी को भी तूने पूरी तरह घर के कामों में जोत रखा है, एक काम वाली क्यों नहीं रख देता। रमेश जी हंसकर कहते, अरे कुछ ही दिनों की बात है, एक बार दिनेश की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसे अच्छी सी नौकरी मिल जाए,
फिर जल्दी ही उसकी भी शादी कर देंगे। छोटी बहू घर आ जाएगी तो तुम्हारी भाभी को आराम ही आराम है। मैं भी तब ट्यूशन छोड़ दूंगा। सचमुच यार बहुत थक जाता हूँ। दिनेश की पढ़ाई पूरी हुई और कैंपस सिलेक्शन से एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी हो गई। अब उसके लिए रिश्ते भी बहुत आने लगे थे। पर दिनेश ने अपनी एक सहकर्मी से शादी की इच्छा व्यक्त की। अपने इस ऑफिसर बेटे की बात पूरे परिवार ने मान ली। भले ही किसी ने खुशी से तो किसी ने बेदिली से मानी हो, पर इनकार की कोई गुंजाइश ही कहाँ थी। नई बहू नए तौर तरीके लेकर आई। परिवार में सबके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आना ही था। घर के दो दो सदस्य अफसर थे। अब घर के सारे काम उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुरूप होने लगा। बदलाव तो नीतू के दिनचर्या में भी आया। जहां पहले उसे केवल देवर के लिए ही नाश्ता टिफिन बॉक्स की तैयारी करनी होती थी, अब साथ में देवरानी के पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना पड़ता। धीरे धीरे वह उदास और बीमार रहने लगी। इधर जब भाई की जिम्मेदारी से मुक्त होकर रमेश जी ने अपने बेटे राकेश पर ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने महसूस किया बेटे की पढ़ाई में रुचि नहीं है। अच्छी तरह समझने का प्रयास करने पर उन्होंने पाया कि इसमें पूरा दोष राकेश का भी नहीं है, उस माहौल, उस संगत का भी है जहां वह पढ़ता है। आसपास के अधिक बच्चे या तो प्राइवेट या फिर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाते हैं। जिस स्कूल में राकेश पढ़ रहा था वहाँ दिहाड़ी मजदूर या फिर इसी तरह के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके से आने वाले लोगों के बच्चे ही पढ़ रहे थे। अब रमेश जी ने बेटे राकेश को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने की कोशिश की, पर कहीं तो क्लास के हिसाब से उसका उम्र आड़े आया तो कहीं वह टेस्ट पास नहीं कर पाया। इस बात से नीतू और भी आहत हुई। रमेश जी ने उसे सांत्वना देते हुए समझाया, इसमें इतनी निराशा वाली कोई बात नहीं है, किसी तरह उसे यहीं से मैट्रिक कर लेने दो, तब तक वह स्वयं भी थोड़ा समझदार हो जाएगा। फिर मैट्रिक अच्छे नंबर से पास हो जाए तो दिनेश है ना, वो किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करा देगा। यदि नंबर कुछ कम भी आए, कुछ लेन देन की ज़रूरत पड़ी भी तो वह संभाल लेगा। समय अपनी गति से चलता रहा। दिनेश की पत्नी रागिनी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो नीतू की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। रागिनी ने बेटे रंजन के जन्म के 3 महीने बाद बच्चे को दादी और बड़ी मम्मी के गोद में डालकर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। इधर पिताजी की भी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी, सो माँ का अधिक समय उनकी देखरेख में ही गुजरता। नीतू अकेली सारा दिन कभी घर के कामों में, कभी नन्हे को दूध पिलाने नहलाने तो कभी डायपर बदलने में लगी रहती। अंततः 4-5 महीने की बीमारी के बाद पिताजी ने विदा ले ही ली। रंजन 3 साल का हुआ तो उसका दाखिला अंग्रेजी माध्यम के बड़े स्कूल में कराया गया, जो घर से काफ़ी दूर था। उसे लेने के लिए स्कूल बस आती। पिताजी के जाने के बाद से घर में बहुत कुछ बदल रहा था, पर सबसे तेजी से 2 चीज़ें बदल रही थी। एक तो राकेश की शैतानियाँ और दूसरी नीतू का स्वास्थ्य, जो दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन दिनेश ने फैसला सुनाया, भैया रंजन को यहाँ से स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है। वैसे भी अधिक दिन यहाँ रहा तो वह बुरी सोहबत में पड़ जाएगा।
इसलिए हमने उसके स्कूल के नज़दीक ही एक फ्लैट ले लिया है। वहाँ से हमारा ऑफिस भी नज़दीक होगा। ये तूने अच्छा किया छोटे। वहाँ राकेश भी। रमेश जी की बात बीच में ही काटते हुए दिनेश बोला, आप चिंता न कीजिए, हम माँ को भी अपने साथ लेते जाएंगे। ओ, मैं समझ रहा था हम सब। ठीक है, जैसा तू उचित समझे, रमेश जी ने बुझे स्वर में कहा और उठकर कमरे से बाहर निकल गए। माँ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वह कर ही क्या सकती थी। अगले दिन घर के 4 सदस्य ढेर सारे सामानों के साथ घर से निकल गए। अब वह घर फिर से ऑफिसर के घर से एक कर्मचारी का घर होकर रह गया, जिसमें एक बीमार पत्नी एक भटके हुए बेटे के साथ रह गया था एक लूटा पिटा ठगा सा इंसान। अब तो नीतू ने अस्थायी रूप से खाट पकड़ ली। वह मुंह से अधिक कुछ कहती नहीं, पर उसकी सूनी और उदास आंखें हर वक्त सवाल करते से प्रतीत होते। काश आपने जिस तरह पुत्र का फर्ज निभाया, उसी तरह पति और पिता के फर्ज से भी न्याय किया होता। जल्दी ही इस दुख और घुटन ने नीतू की जान ले ली और रमेश जी बिल्कुल अकेले निसहाय रह गए, अपने आप में खोए खोए और खामोश से। अब राकेश बिल्कुल निरंकुश हो गया। मैट्रिक में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। कहने को तो प्राइवेट से तैयारी कर रहा है, पर उसका मन कहाँ लगता है पढ़ने में। इस साल उसने यह कहकर फॉर्म नहीं भरा कि अभी तैयारी पूरी नहीं है, अगले वर्ष एग्ज़ाम देगा तो अच्छे नंबरों से पास होगा। स्वयं तो एग्ज़ाम में बैठा नहीं और जाने किसे नकल करवाने पहुंच गया। आधी रात गए जब थाने से अपमान भरे जहर के घूंट पीने के बाद अपने इकलौते पुत्र को लेकर वे घर लौट रहे थे। हर चुभती निगाह उनके आत्मा को बेध रही थी। घर आ अपने बिस्तर पर कटे वृक्ष की मानिंद गिर गए थे। ना उन्होंने राकेश से कुछ पूछा, ना ही कुछ कहा। बस अब और कुछ कहने समझाने की ताकत उनमें नहीं रह गई थी। उनका जी चाह रहा था इस रात की सुबह ही ना हो। मन के में चाहे दुखों का मेला ही क्यों ना लगा हो, देर सबेर पलकों पर निद्रा देवी अपना आंचल डाल ही देती है। सुबह पैरों पर दबाव के साथ ही गीलेपन के एहसास से रमेश जी की नींद खुली तो वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। देखा सुबह हो चुकी है। राकेश उनके कदमों पर सिर रखे सिसक रहा था। पल भर को तो वे समझ ही नहीं पाए, स्तब्ध से पड़े रहे। तभी राकेश ने अचानक सवाल किया, पापा, कल चाचा जी ने थाने जाने से इनकार कर दिया था ना? बस इतना ही कहकर वे उठने को हुए। राकेश उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पापा, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, जानता हूँ। मुझ पर भरोसा करना आसान न होगा, फिर भी आपसे अंतिम रिक्वेस्ट करता हूँ, बस मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं आपको अब निराश नहीं करूँगा। राकेश आगे भी बहुत कुछ कहता रहा, पर रमेश जी ने जैसे अपने कान ही बंद कर लिए थे। तभी राकेश द्वारा रुआंसी आवाज में कहे एक शब्द ने उनके इंद्रियों को झकझोर कर रख दिया। ठीक है पापा, मैं समझ गया। आपने कभी मम्मी की नहीं सुनी, अब मेरी क्या सुनेंगे? तुम करना क्या चाहते हो? रमेश जी ने तड़प कर पूछा। पापा, अब यहाँ रहकर मेरा पढ़ पाना मुश्किल है। आप एक बार यहाँ से दूर कहीं भी दूसरी जगह कोचिंग में मेरा दाखिला करवा दीजिए। मैं पढ़ना चाहता हूँ।
रमेश जी ने बिना कोई जवाब दिए राकेश के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। वह उसी मुद्रा में हाथ जोड़े गर्दन झुकाए खड़ा रहा। राकेश द्वारा कहे शब्द और उसके आवाज की दृढ़ता को भांप रमेश जी ने उसका दाखिला बड़े शहर के एक कोचिंग क्लास में करवाया। 1 वर्ष हुए आज उनका बेटा उस शहर में ही नहीं पूरे जिले में अव्वल आया है। आज उसने साबित कर दिया कि कुलदीपक का बेटा है, वह कुलबोरन नहीं हो सकता। समाप्त। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।